हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर अत्या और आज हम डिस्कस करेंगे हेडेक के बारे में। यानी कि सिर दर्द ऐसी क्या कंडीशन है, सिर दर्द के कारण हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है और सिर दर्द के कारण ही हमारे ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स है जिससे कि हमें पता चल सके कि ये हेडेक है। देखिए, सबसे पहले तो हेडेक होने के बहुत सारे रीजंस और हेडेक्स होती भी बहुत सारे टाइप्स की है। मे बी ये माइग्रेन भी हो सकती है या कुछ टेंशन हेडेक भी हो सकती है, क्लस्टर हेडेक भी हो सकती है या मेडिकेशंस ओवर यूसेज के कारण भी हेडेक हो सकती है। उस चीज के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। देखिए, सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चंस आते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको कि प्रोलॉन्ग टाइम तक हेडेक्स रहती है, मतलब कॉन्टिन्यूसली सिर में दर्द का रहना या कुछ दिनों तक रहना या कुछ मंथ्स तक रहना। तो ये मे भी उनको डाउट रहता है कि कहीं हमें ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया। देखिए, किसी भी तरह के कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हेडेक्स के जो रीजंस रहते हैं वो बहुत ही अलग अलग तरह के रहते हैं और इनके सिम्टम्स भी अलग अलग तरह के रहते हैं। अगर 1000 पीपल यानी कि 1000 मरीज है, जो भी पेशेंट्स है जिनको कि हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें से हार्डली 1% पेशेंट ही होगा जिसको कि ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। और उस कंडीशन पे भी ब्रेन ट्यूमर होने से भी हमें सिम्टम से क्लियर हो जाएगा कि क्या ये ब्रेन ट्यूमर है कि नहीं है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली हम हेडेक जैसी कंडीशंस को कैसे जड़ से खत्म कर सकते हैं और आयुर्वेदा में ही और एक ऐसे रीजंस हैं जिससे कि हम हेडेक जैसी समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं और हेडेक जैसे जो समस्या है उसके लक्षणों को भी हम कैसे खत्म करें। देखिए, सबसे पहला हमारा आ जाता है टेंशन हेडेक। अब टेंशन हेडेक क्या है? देखिए, 60 to 70% पीपल्स को नॉर्मली हेडेक की प्रॉब्लम रहती है और उस कंडीशंस में हम उनको जनरली टेंशन हेडेक के नाम से जाना जाता है। और टेंशन हेडेक हमें पता कैसे चलेगा कि क्या ये टेंशन हेडेक है या माइग्रेन है? इन दोनों में भी बहुत सारा डिफरेंस है। जो टेंशन हेडेक रहती है उसमें बेसिकली आपका कौन सा पार्ट इफेक्टेड रहता है? देखिए, फोरहेड पार्ट यानी कि इस हमारा फ्रंट पार्ट पे ही हमें इस तरह की पेन सी महसूस होगी और हमें इस तरह से महसूस होगा कि किसी ने हमारे फोरहेड पे बैंड सा बांध दिया और बहुत ज्यादा टाइटली करके, क्योंकि हमारे इस जगह पे बहुत ज्यादा दर्द सी होती है। और ये जो टेंशन हेडेक रहती है इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है ये आधे घंटे से लेकर 3 से 4 घंटे तक भी कॉन्टिन्यूसली आपकी हेडेक रह सकती है। ये किसी भी टाइम पे हो सकती है, किसी भी दिन पे भी हो सकती है। इसका कोई टाइम पीरियड ये नहीं है कि अगर आप अपना रात के टाइम पे तो रात के टाइम पे ही आपको हो। अगर हम इसको आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो टेंशन हेडेक के बहुत सारे रीजंस है। देखिए, टेंशन हेडेक एक ऐसा कंडीशन है कि हमें टेंशन की वजह से हेडेक हो रहा है। तो इस कंडीशंस में हमें क्या महसूस होगा? एक तो हमारे सिर में बहुत ज्यादा दर्द सी होगी, किसी भी तरह का आपको कोई ब्लड विजन नहीं होगा, यानी कि आपको कोई धुंधला सा दिखाई नहीं देगा, एक ये सिम्टम्स रहता है। किसी भी तरह की कोई नोजिया, वॉमिटिंग आपको महसूस नहीं होगी, जनरली आपको हेडेक सा ही महसूस होगा। और इस कंडीशन पे एक चीज आपको हो सकती है कि आपके शोल्डर्स में पेन हो सकती है, यानी कि कंधे आपके काफी ज्यादा स्टिफ्ट हो जाएंगे जिससे कि मूवमेंट्स करते वक्त आपको पेन सी महसूस होगी। तो ये होगी टेंशन हेडेक। अब इस चीजों को हमें रिलैक्स पीरियड में कैसे लेकर जाना है? आयुर्वेदा के जरिए। अब आयुर्वेद में देखिए, आयुर्वेद में टेंशन का, माइग्रेन का, हेडेक का बहुत अच्छा रीजन है। सबसे पहले हमें उसका डायग्नोस करना क्लियर होगा कि ये टेंशन हेडेक हो क्यों रही है, या किसी के कोई जॉब प्रोफेशन में किसी का वजह के कारण हमें टेंशन हो रही है, या किसी का कोई अपना कोई फैमिली इन्वायरमेंट हेल्दी नहीं है उस वजह से टेंशन हो रही है, या किसी की जॉब चली गई है, फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है, या किसी के रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे फैमिली में, उस वजह से भी टेंशन हेडेक हो सकती है। तो इन सब चीजों को पहले हमें इन्वायरमेंटली हेल्दी करना चाहिए। इसके साथ साथ उसका डेली का लाइफस्टाइल भी हमें हेल्दी करना पड़ेगा कि उसका डाइटरी इंटेक कैसा है, वो अच्छी डाइट ले रहा है कि नहीं ले रहा, उसकी पानी की इंटेक कितनी है, क्या उसकी बॉडी में 60 to 70% वाटर इंटेक कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए, हमारी बॉडी में 70% वाटर है। अगर हमारी वाटर की रिटेंशन भी हो गई तो उस वजह से भी हमें हेडेक होनी शुरू हो जाती है। वो क्यों? देखिए, हेडेक होने से हमारे वात और पित्त दोष, अगर हम आयुर्वेद का बात करें तो वात और पित्त दोष के ही इम्बैलेंस होने की वजह से हमें हेडेक जैसी समस्या होती है। अगर किसी पेशेंट का मेटाबॉलिज्म एक्यूरेट नहीं है, उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रह रही है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रह रही है, उस कंडीशन पे भी उसका वायु जो है वो प्रकोप होना शुरू हो जाएगा। वायु प्रकोप होने की वजह से उसे हेडेक की समस्या हो जाती है, या कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से भी उसका पेट अच्छी तरह से साफ नहीं हो पा रहा, या एसिडिटी हो रही है, बर्पिंग हो रही है, खट्टे डकार आ रहे हैं, उस कंडीशन पे भी उसे कि हेडेक जैसी समस्या हो सकती है। तो ये दोनों कंडीशंस क्या हो गई? वात और पित्त दोष। इन दोनों दोषों को हमें शांत करना चाहिए। शांत करने के लिए अगर वात दोष पड़ा है, घी, तेल, वसा, मज्जा, यानी कि हमें अपना हेड पे अच्छी तरह से चाहे घी की मसाज करे चाहे तेल की मसाज करे। जो हमारी स्किन ड्राई हो रखी हुई है उसे हमें सॉफ्टनेस में लेकर आना है।
और पित्त दोष को शांत करने के लिए, यानी कि उसको और अग्नि को तीव्र करना हमने पित्त दोष में, तो अग्नि को तीव्र करने के लिए हमें अपना मेटाबॉलिज्म एक्यूरेट करना पड़ेगा। हमारा डाइट ट्री है जो फ्रीक्वेंटली मील्स होनी चाहिए, डाइट में अच्छा सा फाइबर्स होना चाहिए, वाटर इनटेक प्रॉपर होनी चाहिए, हमारी डेली की एक्टिविटीज रहनी चाहिए, एक्सरसाइजेस रहनी चाहिए, नींद प्रॉपर होनी चाहिए, तो जिस वजह से हमारी टेंशन जैसी समस्या हमारी बिल्कुल खत्म हो सकती है। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा माइग्रेन। अब माइग्रेन कैसी कंडीशंस, अब हमें पता कैसे चलेगा कि अब ये माइग्रेन है कि नहीं है। अब माइग्रेन में हमें कौन से पार्ट पे दर्द होती है सिर में, देखिए इसमें हाफ पार्ट भी हमारा अफेक्टेड हो सकता है या फुल पार्ट भी अफेक्टेड हो सकता है हमारे हेड का। अब किसी भी पार्ट पे हेडेक हो सकती है और इसका जो हेडेक रहता है वो बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग टाइम तक रहता है, और इसका जो माइग्रेन का जो हेडेक रहता है वो 4 घंटे तक भी रह सकता है और 3 दिन तक भी जा सकता है कॉन्टिन्यूटी में, कि माइग्रेन का जो हेडेक की प्रॉब्लम रहती है। अब माइग्रेन की हेडेक की प्रॉब्लम से हमें कैसे पता चलेगा कि माइग्रेन है। माइग्रेन जैसी कंडीशंस पे सबसे पहले पेशेंट को दर्द के साथ साथ एक तो उसके हेडेक सी रहेगी, जो कि मैंने आपको बताया कि उसका सिर में दर्द रहेगा। नंबर 2, उसको टेम्परेरी ब्लाइंडनेस आना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसको धुंधलापन नजर आना शुरू हो जाएगा या बिल्कुल भी अंधेरापन सा आना शुरू हो जाएगा, उसकी आंखों के आगे बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाएगा। नंबर 3, उसको सुनने में प्रॉब्लम आएगी। सुनने में प्रॉब्लम इन द सेंस कि कई लेडीज को क्या रहता है कि अगर उनके रूम में किसी भी तरह का कोई साउंड हाई में है तो वो क्या रिलैक्स पीरियड करती है कि म्यूजिक बिल्कुल बंद कर दो, मेरा सिर बहुत ज्यादा फट रहा है, मुझे रिलैक्स पीरियड चाहिए। नंबर 4, स्लर्ड स्पीच, बोलते वक्त उसकी आवाज जो है वो हकलानी शुरू हो जाएगी। नंबर 5, डिफिकल्टी स्वेलिंग, खाने में भी उसको मुश्किल हो जाएगी क्योंकि जब खाएगी तो उसके सिर में दर्द होगी, चबाने तक में भी मुश्किल हो सकती है। नंबर 6, उसकी टांगों में, उसके बाजू में नीडल लाइक सेंसेशन होगी, यानी कि कोई उसको सुइयां से चुभा रहा है, इस तरह की सेंसेशन महसूस हो सकती है। नंबर 7, फूड की क्रेविंग्स, उसकी किसी भी तरह की क्रेविंग हो सकती है, उसका मीठा खाने का मन होगा या उसका नमकीन खाने का मन होगा। नंबर 8, कॉन्स्टिपेशन, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि टेंशन हेडेक में कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा रीजन है कि जिससे कि हमारी बॉडी में वात दोष के बढ़ने के कारण हमें ये अपना हेडेक जैसी समस्या आनी शुरू हो जाती है। नंबर 9, पेशेंट डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। नंबर 10, हाइपर एसिडिटी, अब हाइपर एसिडिटी की वजह से भी उसकी ये प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ एक्टिविटीज भी उसकी हाइपर हो जाती है क्योंकि उसका प्रोलॉन्ग टाइम तक कोई काम करते रहना है या लेट नाइट उठना, या लेट नाइट उठने तक भी उसकी कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाने की कि या उसका डाइट इनटेक प्रॉपर ना होने की वजह से भी उसको ये प्रॉब्लम हो जाती है। और नोजिया और वॉमिटिंग भी कंडीशन इस तरह की पेशेंट्स को होनी शुरू हो जाती है क्योंकि वो कंडीशन में, और इस कंडीशन में क्या रहता है कि पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स पीरियड में जाना चाहता है क्योंकि उसके आसपास का एनवायरनमेंट बिल्कुल लाइट होना चाहिए, काम होना चाहिए, जो कि पेशेंट्स अपना हेल्दी फील करे। और इसी तरह से अगर हमने इन सब सिम्टम्स को भी अगर हमने टाइमली उसको क्योर नहीं किया तो यही हेडेक हमारी जो माइग्रेन है वो क्रॉनिक माइग्रेन में कन्वर्टेड हो जाएगी। और क्रॉनिक माइग्रेन में अगर चली गई तो पेशेंट को अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि 3 महीने तक भी अटैक आ सकता है, 8 महीने में भी जाकर अटैक आ सकता है। तो उस अटैक पीरियड से बचाने के लिए हमें अपने इन सिम्टम्स को क्लियर करना पड़ेगा। अगर यही चीजें हमने अगर इग्नोर करी तो लेटर ऑन स्टेज हमारे लिए ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, और कॉम्प्लिकेशंस में आप खुद आइडिया नहीं लगा सकते कि आपके ब्रेन में इस तरह के क्लॉट्स बन जाएंगे जो कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, और यही कंडीशंस आपके लिए बहुत सारे ब्रेन ट्यूमर्स तक भी पहुंच जाती है। देखिए इसके बाद क्या है कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि माइग्रेन होने का ऐसा रीजन क्या है। अब हमें रीजन जब तक क्लियर नहीं होगा तो हम इस चीज को क्लियर कैसे करेंगे। अब आयुर्वेद एक ऐसा जरिया है कि आयुर्वेद ये कहता है कि अगर हमें किसी भी ट्रीटमेंट करना है, यानी कि किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट करना है, तो उसका डायग्नोज, उसका कारण, उसके लक्षण, ये सब चीजें हमें क्लियर होना बहुत जरूरी है। हमें सिम्टोमेटिकली उसका ट्रीटमेंट नहीं करना, हमें उसको डायग्नोज को उसका जड़ से उसको ढूंढ कर ही उसको खत्म करना चाहिए। देखिए माइग्रेन होने के बहुत सारे अननोन रीजंस है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं या कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, यानी कि फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर भी होते हैं। और सम टाइम क्या रहता है कि हमारे कई तरह की ऐसे नर्व्स रहती है ब्रेन में, उनमें की इंट्रैक्शन होने की वजह से भी हमें ब्रेन में माइग्रेन जैसे अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं। हमारी बॉडी में कई तरह के हार्मोन्स भी रहते हैं, और उन हार्मोन्स में एक हार्मोन ऐसा है यानी कि जिसको कि हम सेरोटोनिन के नाम से जानते हैं। अब सेरोटोनिन का लेवल जब बिल्कुल फॉल होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है ड्यू टू सम अनदर रीजंस या एनवायरमेंटल फैक्टर्स या जेनेटिक फैक्टर्स, तो उस रीजंस में क्या रहता है कि उस कंडीशन पे भी पेशेंट को माइग्रेन्स के अटैक आने शुरू हो जाते हैं। तो ये थे हमारे बेसिक्स रीजन। अब बेसिक रीजन के साथ साथ हमें कारण भी पता होना चाहिए। कारण जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल होने की वजह से,
हमारा डाइटरी इंटेक प्रॉपर नहीं है, हम खाना टाइम पे नहीं खा रहे, बिन टाइम खाना खाते हैं, या रात को लेट नाइट उठ जाते हैं, लेट नाइट उठने के बाद हम खाना खाते हैं, इस कंडीशन पे भी हमारे दोष जो है वो इम्बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। और इसे इम्बैलेंस होने की वजह से हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो खराब होना शुरू हो जाता है, और वहां पे डेफिशिएंसी यानी कि वहां पे कमी आनी शुरू हो जाती है। उसी कमी आने की वजह से हमारे ब्रेन के फंक्शंस है वो प्रॉपर वे से काम नहीं कर पाते, और जिस कंडीशंस में हमें हेडेक जैसी समस्या आनी शुरू हो जाती है। इसके बाद हमें ये भी क्लियर पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से पेशेंट्स है, यानी कि कौन से एज पीरियड में पेशेंट्स है जिनको कि माइग्रेन्स के सबसे ज्यादा रिस्क रहते हैं। देखिए, स्पेशली अगर हम बात करें तो वुमेन्स में ज्यादा ये प्रॉब्लम रहती है माइग्रेन की। और वुमेन्स में प्रॉब्लम क्यों रहती है? ड्यू टू ईस्ट्रोजन हार्मोन। अब देखिए, ईस्ट्रोजन जो हार्मोन्स रहते हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं वुमेन्स में, स्पेशली किस टाइम पे? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और मे बी ड्यू टू मेनोपॉज। इस कंडीशंस पे क्या रहता है कि ईस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है वो कम ज्यादा होना शुरू हो जाता है। जब ये कम ज्यादा होना शुरू हो जाता है उस कंडीशंस पे भी माइग्रेन्स की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, स्पेशली वुमेन्स को। इसके बाद कुछ तरह की फीमेल्स क्या करती है, हार्मोन्स लेने शुरू कर जाती है, या ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेनी शुरू हो जाती है, या ऑरल मेडिकेशन लेना शुरू हो जाते हैं। उस कंडीशंस पे भी हेडेक जैसी समस्या आनी शुरू हो जाती है। अब इसके बाद आर्टिफिशियल स्वीटनर। अब कुछ वुमेन्स को क्या रहता है, बहुत ज्यादा फूड क्रेविंग्स रहती है मीठा खाने की। अब मीठा ज्यादा खाने से भी हार्मोन्स हमारे इम्बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, और उस इम्बैलेंस होने की वजह से भी हमारी हेडेक जैसी समस्या होनी शुरू हो जाती है। सम काइंड ऑफ स्लीप डिप्रेशन, एंजाइटी, हमारा स्लीप का पैटर्न चेंज हो जाना, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स चेंज हो जाना, ये सब रीजंस है जिसमें कि हेडेक जैसी समस्या आ जाती है। और इसी हेडेक की वजह से हमें लेटर ऑन स्टेज माइग्रेन जैसी समस्या आनी शुरू हो जाती है। अब ये था हमारा माइग्रेन के बारे में, जो कि मैंने आपको बहुत ही डीपली इसके बारे में बताया कि माइग्रेन होने के ऐसे क्या कारण है, माइग्रेन के क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं, माइग्रेन में किस तरह के पेशेंट ज्यादा रिस्क फैक्टर्स में रहते हैं, फीमेल्स रहती हैं या मेंस रहते हैं, आयुर्वेदा में हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। आयुर्वेदा में ट्रीट करने के लिए माइग्रेन में सबसे पहले मैं आपको वापस ये बताऊंगी, जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए हैं, जो मैंने इसके कॉजेस बताए हैं, आप उन सब चीजों को इंप्रूव करें, अपना डेली लाइफस्टाइल आप अपना हेल्दी करें, वाटर इंटेक प्रॉपर करें, तो देखिए आपको हेडेक जैसी समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। अब तीसरा मैं आपको बताऊंगी क्लस्टर हेडेक के बारे में। क्लस्टर हेडेक क्या है? ये बेसिकली मेंस और यंग पेशेंट्स को ज्यादा रहता है, और इस कंडीशंस में क्या रहता है कि अराउंड आईज, हमें आईज के अराउंड इतनी ज्यादा सीवियर पेन होती है, यानी कि आंखों में से भी पानी निकलना शुरू हो जाता है, नाक में से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशंस में पेशेंट इतना सीवियरली पेन में चला जाता है, इवन बेहोश तक हो जाता है। तो उस कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही इजी वे है। उस कंडीशंस में हमें पेशेंट्स को 100% ऑक्सीजन देनी है। अब 100% ऑक्सीजन का भी अब आप पॉइंट देखें कि ये हमें कहाँ से मिलेगा। अगर हमारी बॉडी में वाटर इनटेक प्रॉपर हुई, हमारी बॉडी के सेल्स अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, तो हमें आर्टिफिशियली ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि हमें आर्टिफिशियल किसी भी तरह का कोई भी रेस्पिरेटरी इस तरह से नहीं लेना पड़ेगा, तो जिससे कि हमें क्लस्टर हेडेक हो सके। अब इस तरह की कंडीशंस में हमें क्या करना है कि अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट इस तरह की कंडीशन पे ऑन रोड साइड जा रहा है, कि उसको किसी भी तरह का क्लस्टर हेडेक का अटैक आ गया है, तो उसको हमें क्या करना है, किसी भी लोकल किसी भी इमरजेंसी वार्ड में ले जाएं, उसको ऑक्सीजन का मास्क उसको आप लगा दीजिए, और उसको जो ऑक्सीजन का मास्क लगाना, जो वाल्व होता है, जो ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर होता है, तो उसका जो प्रेशर है वो आप फुल वॉल्यूम पे करते हैं। तो फुल वॉल्यूम के करने के बाद उसको 100% जब ऑक्सीजन जाएगी, तो उसका जो क्लस्टर हेडेक का जो अटैक होगा वो जनरली आपके अपने आप डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन पे आना शुरू हो जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखिए कि इस तरह की कंडीशंस हमें आए ना, नौबत आए ना, तो उस कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए? वापस मेरा वही क्वेश्चंस, वही मेरा आंसर आता है कि हमारा डाइटरी इंटेक, हमारा लाइफस्टाइल, हमारे डेली की एक्टिविटीज, हमारा पानी का इंटेक, ये सब चीजें हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, और प्लस हमारा स्लीप पैटर्न, हमारी नींद प्रॉपर वे से होनी चाहिए 8 to 9 आवर्स। 8 to 10 आवर्स भी ले सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन योर कंडीशन। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि एक और बहुत बड़ा रीजन है हेडेक होने का। जनरली बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं कि छोटी सी दर्द होने के कारण ही, कोई जॉइंट पे पेन हुआ या हल्का सा कोल्ड हुआ, फीवर हुआ, तो बहुत सारी मेडिसिन लेना शुरू करते हैं, और इसकी मेडिसिन ओवरडोसेज की वजह से भी हमें लेटर ऑन स्टेज हमें हेडेक जैसी समस्या हो सकती है। तो उस कंडीशंस में हमें क्या करना है कि जो भी आप मेडिसिन ओवरडोसेज ले रहे हो, तो उसको ग्रेजुअली आप डिक्रीज लेवल पे लेना शुरू कर दो, स्टेप बाय स्टेप कम करना शुरू कर दो। अगर आप दिन में 3 ले रहे हो, उसको 2 पे ले आए, अगर 2 ले रहे हैं तो 1 पे ले आए, और इसी तरह से डे बाय डे उस चीज को कम कर दे, तो जिससे कि आपकी इस तरह की भी आपकी जो हेडेक की प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है वो कम हो सकती है। इसके बाद मेरा एक लास्ट आपके लिए आता है कि अब हम बात कर रहे थे कि कईयों को ब्रेन ट्यूमर का भी डाउट रहता है कि कहीं हमें हेडेक हो रहा है तो कोई ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। अब मैं आपको ब्रेन ट्यूमर के बारे में बताऊंगी कि किस कंडीशन पे हमें डाउट हो कि ब्रेन ट्यूमर है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर पेशेंट्स को बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक हेडेक रह रहा है, उसको ब्लड विजन है, उसको धुंधलापन दिखाई दे रहा है, उसको वॉमिटिंग, नोजिया, सिर में दर्द या बहुत अलग अलग तरह के उसको सिम्टम्स अपीयर आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही प्रॉपर वे से, तो उस कंडीशंस में हमें पेशेंट का सीटी स्कैन और एमआरआई करवानी चाहिए। तो उससे हमें ये रूल आउट हो जाता है कि उसकी रिपोर्ट्स में क्या आया है, जिससे कि हम इंप्रेशन में ये चेक कर सके कि उसको हमें फर्दर ट्रीटमेंट क्या देना है। कई लोग पेशेंट स्मोकिंग बहुत करते हैं। स्मोकिंग करने की वजह से क्या होता है कि टेम्पोरल आर्टरी में उसके खून की नसों में सूजन आनी शुरू हो जाती है। उसी सूजन के आने की वजह से भी हेडेक जैसी समस्या होनी शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशंस में हमें पेशेंट का सबसे पहले उसकी जो ओवरडोसेज, उसकी स्मोकिंग हो रही है, उस चीज को कम करना चाहिए। इसके बाद कुछ फीमेल्स ऐसी रहती है कि कुछ यंग फीमेल्स रहती है कि जो आफ्टर डिलीवरी उनका अर्ली मॉर्निंग हेडेक होना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस फीमेल्स का पहले हमें ये रूल आउट करना चाहिए क्या वो किसी तरह की कोई ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि जो माला डी, सहेली, इस तरह की जो टैबलेट्स आती है कहीं वो पेशेंट्स ले तो नहीं रहा। उसको ओवरडोसेज लेने के कारण हमारी एक सेरिब्रल वेनस थ्रोम्बस होती है जिसमें कि क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं ब्रेन में। उस रीजन से भी उस फीमेल्स को हेडेक आनी शुरू हो जाती है। तो उस चीज को कम करने के लिए हमें उसकी ये डोसेज कम करनी पड़ेगी। देखिए, आफ्टर डिलीवरी क्या रहता है कि फीमेल्स का बेसिकली जो ब्लड रहता है वो बहुत ज्यादा थिक होना शुरू होता है नेचुरली, तो इसलिए वहां पे क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं जो कि हेडेक का रीजन हमें कर देती है। तो उस चीज को हमें कम करने के लिए उसकी इस तरह के ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को कम करना चाहिए। और इसी रीजन के कारण हमारे ब्रेन में साइनस बनना शुरू हो जाता है। साइनस बनने के साथ साथ हमारे ब्रेन में क्लॉट बनने की टेंडेंसी भी बढ़ती जाती है। अगर क्लॉट बनने शुरू हो गए तो ये लेटर ऑन स्टेज हमारे ब्रेन ट्यूमर्स तक कन्वर्ट हो सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। कभी कभार क्या रहता है कि इन सब कंडीशंस के कारण भी अब पेशेंट्स बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम रहती है तो उनका हम लोग जो टेस्ट करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, उसमें कुछ भी नहीं आता। तो उस कंडीशंस में क्या करना चाहिए कि कोई पेशेंट्स बहुत ज्यादा ओवरवेट है, उसका बीपी हाई है, तो उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ रही, तो हमें उसका एक टेस्ट करवाना चाहिए, ऑप्थेल्मिक टेस्ट, यानी कि उसका आईज का टेस्ट करवाना चाहिए कि कहीं उसके आईज में, रेटिना में या कोई आई साइड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, जिस वजह से उसका इंटरनली कोई प्रेशर होता है जो वो बहुत ज्यादा रेज्ड होना शुरू हो जाता है। उस रेज्ड होने की वजह से भी हमें हेडेक जैसी समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो उस चीज को भी हमें अपना क्लियर आउट करना चाहिए। तो इसी तरह से ये था हमारा ब्रेन ट्यूमर और हेडेक में क्या डिफरेंस है, कि हमें कौन सी हेडेक में क्या सिम्टम्स अपीयर्ड होते हैं और ब्रेन ट्यूमर में हमें क्या सिम्टम्स अपीयर्ड होते हैं। इस चीज के बारे में हमने आज आपके साथ डिस्कस किया है। और इसी चीज के ट्रीटमेंट के भी बारे में जो मैं आपको बता रही हूँ कि इस चीज का ट्रीटमेंट आपका बहुत ईजी है। किसी भी तरह का कोई भी ओरल मेडिकेशंस या पेन किलर्स लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना डेली लाइफस्टाइल इंप्रूव करें, डेली अपना योगा करें, अपना एक्सरसाइज करें, अपनी एक्टिविटीज बढ़ाएं, अपना स्लीप का पैटर्न अपना इंप्रूव करें, तो आपकी हेडेक जैसी समस्या बिल्कुल हेल्दी हो जाएगी। अगर इसी तरह आपका किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको भी किसी तरह की कोई हेडेक या बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से चल रही है, तो आपके दिमाग में किसी तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो जिसका के आंसर्स मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कराऊंगी। धन्यवाद।